तो डियर स्टूडेंट्स, बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में आपका वेलकम है। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बैंकिंग अवेयरनेस में हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और क्या आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने ये भी देखा था कि टाइप्स ऑफ बैंक के अलावा हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। तो वही आपकी क्लास है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम एक चार्ट बना रहे हैं, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चार्ट में टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वो चार्ट आप संभाल के रखिएगा, अपने नोट्स में भी बना लीजिएगा, ताकि आपको क्लासिफिकेशन पता रहे कि बैंकों का क्लासिफिकेशन किस तरीके से इंडिया में, क्योंकि इंटरव्यू में स्पेसिफिकली और रिटन एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चार्ट हम बनाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है इंडिया में। इसके बाद में हम थोड़ा हिस्ट्री से उठाकर इस सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, यानी इंडिया में बैंकिंग की हिस्ट्री जानेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में टाइप्स ऑफ बैंक की। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि इंडिया में जो बैंक है ना, उसमें सबसे ऊपर जो है टॉप पर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई सब पर टॉप मोस्ट लेवल पर है और आरबीआई के नीचे फिर अलग अलग बैंक्स बने हुए हैं, या आरबीआई की अथॉरिटी में या आरबीआई के कंट्रोल में बैंक बने हुए हैं। हालांकि कुछ ऑटोनोमस बैंक भी हैं, लेकिन फिर भी हम इनके मेजर क्लासिफिकेशन अगर देखें तो 3 मेजर क्लासिफिकेशन हम इनके कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर सकता हूं कमर्शियल बैंक की, कमर्शियल बैंक। दूसरा क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं तो मैं कर सकता हूं डेवलपमेंट बैंक की। तीसरा क्लासिफिकेशन में करूं तो हम बोल सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो ये 3 मेजर क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। थोड़ा थोड़ा जानते भी चलते हैं, फिर हम इसको और समझ लेंगे। कमर्शियल बैंक में वो बैंक आते हैं जो प्रॉफिट के पर्पज से काम करते हैं, उनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना होता है, यानी उनका किसी का हित का भला करना है, लाभ करना किसी का दूसरे का, या उस तरीके से काम नहीं होता है। जैसे डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट बैंक का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने हित के लिए काम करते हैं या अपना लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। डेवलपमेंट बैंक सरकार ने किसी स्पेसिफिक सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बनाए हैं। जैसे हाउसिंग में नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, रूरल एरिया में हो गया नबार्ड हो गया, या फिर आपका जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसमें सिडबी हो गया। तो इस तरीके के ये जो डेवलपमेंट बैंक है, तो ये अलग बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं। इन कोऑपरेटिव बैंक का फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो उनके मेंबर हैं, तो अपने मेंबर्स की भलाई के लिए काम करते हैं। इन दोनों के अपोजिट कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो इनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना होता है और प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन है। अब इन क्लासिफिकेशन के अंदर भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, तो एक बार मैं आपको लिख के बता रहा हूं, फिर हम इसको 1 बाय 1 समझेंगे। लेकिन इस क्लासिफिकेशन से पहले हम इंडिया की हिस्ट्री भी जानेंगे, बैंकिंग की हिस्ट्री। तो यहां पर देखिए क्लासिफिकेशन क्या है इसमें। तो नंबर 1 हम ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक को, प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक को। तीसरा हम ले सकते हैं रीजनल रूरल बैंक को, आरआरबी जिनको आप बोलते हैं, ग्रामीण बैंक, आरएमजीबी राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, या फिर बीआरकेजीबी यानी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनको हम ले सकते हैं। अब प्राइवेट में भी हम बहुत सारे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। प्राइवेट में भी हम बोल सकते हैं कि इंडिया के अलग बैंक है और फॉरेन बैंक अलग है। इसको ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा जगह रहेगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि फॉरेन बैंक है और हम बोल सकते हैं इंडियन बैंक है। ये क्लासिफिकेशन हो सकता है। ऐसे बैंक जिनका हेडक्वार्टर भारत में है, भारत में रजिस्टर्ड है, भारत में वर्किंग कर रहे हो, इंडियन बैंक है। और कोई फॉरेन में रजिस्टर्ड है लेकिन भारत में ब्रांचेस है, फॉरेन बैंक है। और इंडियन में भी और क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, उसमें हो सकते हैं ओल्ड और न्यू। ओल्ड हो सकता है, ओल्ड का मतलब जो पुराने बैंक हैं, और न्यू का मतलब जो नए बैंक है। अब ओल्ड और न्यू का मतलब क्या है एक्चुअल हम जानेंगे। ओल्ड और न्यू का मतलब ये नहीं है कि जो जहां पे फर्नीचर पुराना हो गया वो पुराने बैंक है, कर्मचारी बुढ़े हैं वो पुराने बैंक है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या चीजें जानेंगे। अब न्यू में भी और चीजें हो सकती है। न्यू में भी यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 फेज के बैंक है, यानी 4 फेजेस में इन बैंकों का डेवलपमेंट हुआ है, तो वो हम जानेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या क्लासिफिकेशन है। पब्लिक सेक्टर बैंक में देखिए, एक तो एसबीआई ग्रुप अलग है आपका पूरा, और एक जो है नेशनलाइज्ड बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक। तो नेशनलाइज्ड बैंक क्या होते हैं वो भी हम जानेंगे। और एक आपका है अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, इनको हम बोलते हैं अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबी, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये आपके बैंक है। आरआरबी में तो काफी सारे बैंक है, 45 जो अलग ही हैं। ये ऐसा क्लासिफिकेशन हो सकता है। फिर हम इन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो डेवलपमेंट बैंक में भी क्या हो सकता है, नबार्ड हो सकता है,
सिडबी हो सकता है जो मैंने बताया आपको, नेशनल हाउसिंग बैंक हो सकता है, एनएचबी हो सकता है, एक्सिम बैंक हो सकता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सारे बैंक के अलग अलग। और फिर कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक में भी बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एपेक्स बैंक की हम बात करेंगे। एपेक्स बैंक का मतलब है कि एक स्टेट में एक ही बैंक हो। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की बात करेंगे, आपका प्राइमरी सोसाइटीज की बात करेंगे, और आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करेंगे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो है आपका स्ट्रक्चर है। इन सब के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं लगेगा क्या चीजें हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनका कैसे हुआ, ये भी क्या वर्क करते हैं, वो क्या वर्क करते हैं, सब के बारे में जानेंगे। तो ये मैंने जो आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ बैंक, तो टाइप्स ऑफ बैंक एक छोटा टॉपिक नहीं है, टाइप्स ऑफ बैंक भी आपस में अपने आप में बड़ा टॉपिक है। लेकिन इस चार्ट में मैं आपको बताऊं कि सारी चीजें क्या है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ। जब हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे तो ये बीच बीच में आते रहेंगे कि यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक बने, यहाँ प्राइवेट सेक्टर बैंक बने, तो मैं धीरे धीरे बताता भी रहूंगा और फिर वापस एक बार और इस चार्ट को मैं बनाऊंगा जहां पर मैं आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइप्स ऑफ बैंक के अलावा हम पढ़ते हैं। इवन यहाँ पर जो आरबीआई है, आरबीआई के ऊपर ही मुझे 2 घंटे क्लास या 3 घंटे क्लास लेना पड़ेगी आरबीआई के बारे में सारी चीजें बताने के लिए, उसके फंक्शंस बताने के लिए, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बताने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है वो बताने के लिए, उसका जो फंक्शन में भी आपका इन्फ्लेशन या मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड चीजें हैं वो बताने के लिए, सारी चीजों में मुझे 2 से 3 क्लास लगेगी। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा हिस्ट्री की, और हिस्ट्री जो भारत में बैंकिंग की हिस्ट्री है वो कहाँ से कैसे चलती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं 1770 से। 1770 भारत में सबसे पहले एक बैंक बना जिसको हम बोलते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये भारत का पहला बैंक था जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हालांकि ये थोड़े टाइम बाद क्रैश कर गया, यानी खत्म हो गया, ये बैंक डूब गया, लेकिन अगर भारत का पहला बैंक बोला जाए तो सबसे पहले इसी का नाम आएगा कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। इसके बाद में एक बैंक और बना था लेकिन वो भी जल्दी खत्म हो गया था, तो उसका नाम अवध कमर्शियल बैंक था, OUDH, ओध कमर्शियल बैंक, लेकिन उसका नाम इतना चर्चा में नहीं रहता क्योंकि फर्स्ट बैंक तो ये था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1806 में एक बैंक बना जिसको हम बोलते हैं बैंक ऑफ कोलकाता। ये बैंक ऑफ कोलकाता बना, और इसी बैंक ऑफ कोलकाता का नाम 1809 में बदलकर कर दिया गया बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल। तो ये बैंक बना, इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया। और फिर आपका 1840 की बात करें तो 1840 में बना आपका बैंक ऑफ बॉम्बे, और फिर आपका बना 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। अब आप देखिए, ये मैंने एक साथ सारे लिख दिए हैं क्योंकि इन सारे के बारे में एक साथ मुझे बताना है। आपको पता होगा इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था तो 1757 के जो प्लासी की लड़ाई थी उसके बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने बिजनेस फैलाना शुरू कर दिया, और बिजनेस के लिए उनको जरूरत थी बैंकों की। उनका सबसे पहले जो अधिकार हुआ वो प्लासी की लड़ाई के टाइम पर बंगाल में हुआ। बाद में फिर बक्सर की लड़ाई उन्होंने लड़ी, तो बंगाल में उन्होंने सबसे पहले अधिकार किया। तो देखिए उन्होंने सबसे पहला बैंक भी कहां पर बनाया, बंगाल में। फिर बाद में उनको जो बॉम्बे मिला उनको, फिर बाद में मद्रास हुआ। तो ये सारे जो हैं उनके प्रेसिडेंसी बैंक कहलाते थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। ये प्रेसिडेंसी का मतलब होता है कि जैसे अभी भारत में 28 स्टेट हैं, तो उस समय जो अंग्रेजों के राज्य थे उनको प्रेसिडेंसी बोलते थे, और उन प्रेसिडेंसी में उन्होंने एक एक बैंक बना दिया। सोचिए उन्होंने कितना सही किया था। ये इंडिया है तो इंडिया में एक बैंक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, 3 जगह, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तीनों जगह उन्होंने क्या किया, अपने कोस्टल एरिया पे जो अपना व्यापार था उसको बढ़ाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए प्रेसिडेंसी बैंक से बना दिए। और ये प्रेसिडेंसी बैंक सिर्फ इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है कि अंग्रेजों ने बनाए थे और प्रेसिडेंसी में थे, ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि जो आप आज SBI देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, उसकी जड़ें यहीं पर हैं। यानी यही बैंक जो है बाद में धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होते 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 1955 में ये बैंक ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनेंगे। तो ये प्रेसिडेंसी बैंक्स बने। इसके बाद में देखिए एक बैंक और बना 1865 में जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक हालांकि अभी नहीं है, ये मर्ज हो गया है, लेकिन ये इलाहाबाद बैंक बना। तो इलाहाबाद बैंक बना, और इसके बारे में मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अगर हम बात करें नेशनलाइज बैंक की तो भारत में सबसे पुराना नेशनलाइज बैंक यही था, इलाहाबाद बैंक, जो सबसे पहले बना था।
इलाहाबाद बैंक 1865 में, इसी साल इसको मर्ज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद बैंक आपका 1865। तो ये हमारा कुछ हिस्ट्री हमने देखी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा 1894 में एक हमारे लिए प्राउड मोमेंट आया जब 1894 में बना पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक जो है भारत का पहला स्वदेशी बैंक था। लाला लाजपत राय इसके एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े थे। लाला लाजपत राय फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बना और भारत का पहला स्वदेशी बैंक था ये, क्योंकि पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी था, ऐसे भी बोल सकते हैं। पूर्ण रूप से स्वदेशी का मतलब क्या? पूर्ण रूप से स्वदेशी का मतलब है कि इसमें जो मैनेजमेंट था वो भी इंडियन था और इसमें जो कैपिटल लगी थी वो भी इंडियन लगी थी। पहले ऐसा होता था कि कैपिटल तो फॉरेन की लगती थी, यूके वगैरह ब्रिटेन से कैपिटल आती थी, पूंजी आती थी, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट जो है वो लोग यहाँ से करते थे। या फिर ऐसा भी हुआ है कि यहाँ के धनी व्यक्ति जो है पैसा लगा देते थे, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो फॉरेनर्स का लेते थे। लेकिन इसमें दोनों ही चीजें जो है हमारी स्वदेशी थी। तो पहला पूर्ण रूप से इंडिजिनियस बैंक, स्वदेशी बैंक अगर हम बोलें तो वो था आपका पंजाब नेशनल बैंक। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चलती है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं 1921 में। एक बड़ा ईयर रहता है जब आपका इंपीरियल बैंक बनता है। और इंपीरियल बैंक जो है वो कैसे बनता है? अभी आपको मैंने बताया 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बंगाल का प्रेसिडेंसी बैंक, कोलकाता का प्रेसिडेंसी बैंक, कोलकाता मतलब सॉरी मद्रास का प्रेसिडेंसी बैंक, और आपका तीसरा बताया बॉम्बे का प्रेसिडेंसी बैंक। तो ये तीनों बैंक मिलकर, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इनको एक ही बैंक बना दिया, जिसको हमने नाम दिया क्या? इंपीरियल बैंक। और ये इंपीरियल बैंक बना 1921 में। और जब ये इंपीरियल बैंक बना तो ये उस समय भारत का सेंट्रल बैंक भी हुआ करता था। सेंट्रल बैंक का मतलब है जैसे रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो दूसरे बैंकों पर कंट्रोल करता है, वैसे ही इंपीरियल बैंक उस समय दूसरे बैंकों पर कंट्रोल कर रहा था। तो इंपीरियल बैंक बना हमारे 3 प्रेसिडेंसी बैंकों से मिलाकर, जो मैंने आपको भी बताया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 1926 में एक कमीशन का गठन होता है जिसको हम बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। और ये जो हिल्टन यंग कमीशन था, इसके बारे में क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो देखिए। मैंने आपको भी बताया कि इंपीरियल बैंक जो था उस समय भारत का सेंट्रल बैंक था, सेंट्रल बैंक के रूप में वर्क कर रहा था। जब ये भारत के सेंट्रल बैंक के रूप में वर्क कर रहा था तब क्या था कि यही बैंक ऐसा था जो खुद कंट्रोल भी कर रहा था और खुद प्लेयर भी था। जैसे किसी गेम में अगर अंपायर ही प्लेयर हो जाए तो कभी आउट नहीं होगा, वैसे ही इंपीरियल बैंक क्या कर रहा था? दूसरे बैंकों को कंट्रोल भी करता था और दूसरे बैंकों के समान अपने आप को मार्केट में एस्टेब्लिश भी रखे हुए था। तो ऐसा विचार आया कि एक ऐसा बैंक बना दिया जाए जो अगर मार्केट में काम करता है तो वो कंट्रोलर की भूमिका में ना हो, और अगर कंट्रोलर की भूमिका में हो तो मार्केट में वो खुद एक बैंक के रूप में प्लेयर ना हो। तो इसी कारण एक कमीशन बनाया गया जिसको हमने बोला हिल्टन यंग कमीशन। और हिल्टन यंग कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये था कि भारत में सेंट्रल बैंक की संभावनाएं तलाशना। और इसने फिर अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के बेसिस पर ही भारत में 1934 में एक एक्ट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो आप देखिएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग फिर बाद में 1 अप्रैल 1935 को एक बैंक की स्थापना होती है जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो इस कारण होती है कि भारत में कोई सेंट्रल बैंक अलग होना चाहिए जो मार्केट में काम न करे। अभी देखिए रिजर्व बैंक की किसी शाखा में आप पैसा जमा नहीं करा सकते, जैसे स्टेट बैंक में खाता खुलाते हैं वैसे खाता नहीं खुला सकते। रिजर्व बैंक क्या करता है? सिर्फ कंट्रोलिंग का काम करता है दूसरे बैंकों पर। तो ये एक हमारा भारत का सेंट्रल बैंक है। इसी तरीके से जैसे बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, या फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, ऐसे अलग अलग बैंकों के सेंट्रल बैंक होते हैं। भारत का सेंट्रल बैंक भी है ये। अब 1 अप्रैल 1935 को इसने वर्क स्टार्ट कर दिया। मैं अभी इसके बारे में थोड़ा ही बताया मैंने, आगे हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, हम आगे पढ़ेंगे। फिर 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का कर दिया गया नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। अब आपको यहीं पर मैं टर्म बता देता हूं कि नेशनलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है। नेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है कि किसी भी प्राइवेट एंटिटी को सरकार अपने अंडर ले ले। मान लीजिए आप कोई स्कूल रन करते हैं और वो स्कूल रन करने में बहुत अच्छा उसका रेस्पॉन्स है और ग्रामीण इलाकों में है, लेकिन आपने मोनोपोली बना रखी है कि कोई भी फीस 2 लाख रुपए देगा तभी हम उस स्कूल में लेके जाएंगे स्टूडेंट्स को। तो सरकार उसका अधिग्रहण कर लेती है। सरकार उसको क्या करती है? उसको सरकारी स्कूल बना देती है और आपको पे कर देती है उसके बदले में, आप मना नहीं कर सकते उसमें।
तो इस तरीके से अगर किसी प्राइवेट एंटिटी को सरकार अपने 100% अंडर में ले लेती है, 100% इक्विटी, 100% पूंजी सरकार की लगी होती है उसमें, तो उसी को हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन। हिंदी वर्ड है इसका राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण और नेशनलाइजेशन सिंगल वर्ड है जहां पर 100% कैपिटल जो है सरकार के पास चली जाती है। तो रिजर्व बैंक भी देखिए जब बना था तो ब्रिटिश अंडर में था, और उसके बाद में जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ, तो 1949 में सबसे पहले इसी का नेशनलाइजेशन किया गया भारत सरकार के द्वारा, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। तो ये कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए हैं जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। थोड़ा और देख लेते हैं और आगे क्या है, देखिए यहां पर तो 1949 की हमने बात की। इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं 1 जुलाई 1955 को। तो 1 जुलाई 1955 को क्या होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने बताया था इंपीरियल बैंक बना था। तो इंपीरियल बैंक को ही नेशनलाइज करके क्या बना दिया जाता है, इसको बना दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब है? 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को हमारा भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है या वर्ल्ड में टॉप 50 में एक ही बैंक है, वो बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया इंपीरियल बैंक को बनाकर। और इंपीरियल बैंक कैसे बना था? मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंसी बैंक से। तो वो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक मिलाकर इंपीरियल बैंक बना, और फिर इंपीरियल बैंक से क्या बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। तो ये आपका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे चलते हैं इससे, तो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर आता है आपका 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को एक बड़ा इंसिडेंस होता है, और उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने क्या किया कि नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक, 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया उन्होंने। अब मैंने आपको नेशनलाइजेशन का भी मीनिंग बताया कि राष्ट्रीयकरण कर दिया उन्होंने 14 बड़े बैंकों का। उस समय काफी विरोध भी हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्होंने उसको कर दिया। तो ये 14 बड़े बैंकों की क्या कंडीशन थी? इन 14 बड़े बैंकों की कंडीशन थी कि जिनका डिपॉजिट, जिन बैंकों का डिपॉजिट 50 करोड़ हो, उस समय 50 करोड़ डिपॉजिट होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो जिन जिन बैंकों का डिपॉजिट 50 करोड़ रुपए है, उन बैंकों को उन्होंने उस कैटेगरी में लिया। और उस कैटेगरी में ये 14 बैंक पड़ते थे कि 50 करोड़, यानी बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन उन्होंने सोचा कि जो भी बड़े बैंक के मेजर प्लेयर हैं उनका नेशनलाइजेशन कर दिया जाए। तो ऐसे बैंक जिनका 50 करोड़ या उससे ज्यादा डिपॉजिट है उनको उन्होंने ले लिया, और 14 ऐसे बैंक मिले जिनका 50 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट था, तो उनको नेशनलाइजेशन कर दिया। तो ये 19 जुलाई जो है भारत में नेशनलाइजेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो पहली बार इन 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन भारत सरकार ने कर दिया। इसमें कौन कौन से बैंक है ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है और रटना भी नहीं है। हमें बहुत स्मार्टली वर्क करना है, हमें टेक्नोलॉजिकली काम करना है, यानी हम साइंटिफिक अप्रोच से काम करेंगे तो कम एफर्ट्स में भी सिलेक्ट हो पाएंगे। और अगर साइंटिफिकली नहीं अप्रोच करेंगे तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाकर रात दिन पढ़कर भी हम जो है तैयारी ही करते रहेंगे हमेशा। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये नेशनलाइजेशन हुआ। फिर इसके बाद में एक बार और, उस समय भी हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि नेशनलाइजेशन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोनों ही टाइम जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और यहां पर 6 मेजर बैंक वर नेशनलाइज्ड, 6 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, यानी 6 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया उस समय। तो ये 6 बैंक और ये 14 बैंक, टोटल कितने बैंक हो गए? 20 बैंक हो गए। तो 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। लेकिन अब ये नेशनलाइजेशन क्यों किया गया? देखिए, नेशनलाइजेशन जो किया गया था वो इसलिए किया गया था कि जो बैंक थे उस समय, प्राइवेट बैंक, उनकी अप्रोच जो है गांव तक नहीं थी, उनकी अप्रोच जो है बहुत ज्यादा रूरल एरिया तक नहीं थी, और वो अपने अकॉर्डिंग काम करते थे। सरकार ने सोचा कि हम जैसे सरकारी हॉस्पिटल बनाते हैं, सरकारी बसेस चलाते हैं, सरकारी स्कूल बनाते हैं, वैसे ही सरकारी बैंक अगर होंगे तो जनता को बहुत अच्छी तरीके से हम फैसिलिटेट कर पाएंगे, उनको अच्छी तरीके से सर्व कर पाएंगे। इसलिए इन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया उस समय। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए चीजें की गई, लोगों को जोड़ा जाए बैंक से ज्यादा से ज्यादा। तो प्राइवेट बैंक जो है वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे, बजाय इसके ये किया गया। और एसबीआई में भी ध्यान रखिएगा, एसबीआई में भी क्या किया गया कि 8 एसोसिएट को भी एसबीआई के साथ में मर्ज कर दिया गया। बैंक एसबीआई में 8 एसोसिएट थे,
उन 8 एसोसिएट को भी एसबीआई के साथ में मर्ज कर दिया गया था। मर्ज कर दिया का मतलब इनके साथ में एसोसिएट कर दिया गया था। ये 8 एसोसिएट कौन कौन से थे आप जानते होंगे, अभी हाल ही में 2017 में इनका मर्जर वापस एसबीआई में कर दिया गया। ये बैंक थे जो हमारे रॉयल बैंक थे, यानी पटियाला के राजा के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर बनाया गया, यानी किसी जगह के बेसिस पर ये नाम रखे गए थे। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इस तरीके से आपके राजस्थान में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ये दोनों बैंक अलग थे पहले। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर अलग था, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर अलग था, फिर इन दोनों को मिला दिया गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, यानी एसबीबीजे बना दिया गया। तो वो जो एसबीबीजे था वो बनाने से 7 एसोसिएट हो गए, पहले 8 थे, तो बीकानेर और जयपुर को मिलाने से एसबीबीजे बना तो 7 एसोसिएट हो गए। और ये 7 एसोसिएट को धीरे धीरे करके 2008 में कुछ को मिलाया, 10 में मिलाया, फिर बाद में 2017 में सारे को एसबीआई में मिला दिया गया। तो ये जो 8 थे इनका भी नेशनलाइजेशन किया गया था, यानी ये अलग अलग इस जगह पर अलग अलग बैंक थे, इनको भी नेशनलाइज कर दिया गया। तो ये जो बैंक थे ये वो एसबीआई ग्रुप को छोड़ दें अगर, तो 14 और 6 20 बैंक बने थे। लेकिन क्या हुआ कि 1993 में 1993 में एक बैंक था जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, और ये न्यू बैंक ऑफ इंडिया की तबीयत खराब हो गई। इसमें क्या हुआ, इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ गड़बड़ हो गई। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया को फेल होने से बचाने के लिए न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर इन्होंने कर दिया पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी में मर्ज कर दिया। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर कर दिया पीएनबी में, तो देखिए 2 नेशनलाइज बैंक एक हो गए, तो फिर आपके जो 20 की संख्या थी वो कितनी हो गई, 19 संख्या रह गई। और जब 20 की संख्या 19 रह गई तो इस तरीके से आपके 19 नेशनलाइज बैंक ही काफी समय तक चलते रहे, और अभी 2019 तक 19 नेशनलाइज बैंक ही चलते रहे, जब पहली बार विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं कर दिया गया। तो वो कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। यहां तक हमने एक बार देखा कि भारत में 1993 तक क्या हुआ। अब 1993 के बाद की कहानी जो है हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो 1993 तक आपको समझ में आया कि भारत में नेशनलाइज बैंक बने, आरबीआई बना, एसबीआई बना, कुछ बैंक्स बने अलग अलग जिनको हमने देखा। अब हम बात करते हैं 1993 की। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ये जो 1993 का ईयर था ना, ये एक तरीके से बड़ा मेजर चेंज लेकर आया इंडिया में, और वो क्या चेंज लेकर आया उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि हमने जो पहले चार्ट पढ़ा उसको भी हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने चार्ट बताया था आपको, तो मैंने रिजर्व बैंक और अभी कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपको जनरल बताया। अब अगर हम यहाँ से पढ़ें तो प्राइवेट बैंक आते हैं, तो इसी प्राइवेट बैंक को हम लेकर बढ़ सकते हैं आगे। मैंने आपको यहीं से मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। तो कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जिनका मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट, और फॉर प्रॉफिट अर्निंग वो कुछ भी दूसरी चीजें भी करते हैं, यानी कि जनता की सिर्फ मदद के लिए, जनता की भलाई के लिए ही सिर्फ वो काम नहीं करते हैं। उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो कमर्शियल बैंक, इनको हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। तो ये वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं, वाणिज्यिक बैंक प्रॉफिट अर्न करने का काम करते हैं। अब ये वाणिज्यिक बैंक में सबसे पहला क्या है, प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक में मैंने बताया कि फॉरेन बैंक अलग है, इंडियन बैंक अलग है। अब इंडियन बैंक में भी ओल्ड है, न्यू है, और न्यू में भी कई सारे जो है आपके फेजेस हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंडियन बैंक के बारे में। तो प्राइवेट बैंक क्या होते हैं और इंडियन बैंक क्या होते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें, डिस्कशन करें, तो प्राइवेट बैंक वो होता है जिसमें मेजोरिटी ऑफ कैपिटल का मतलब है कि 51% शेयर होल्डिंग जो है किसी प्राइवेट पर्सन या किसी प्राइवेट एंटिटी या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हो। जैसे कल से मुकेश अंबानी एक बैंक बनाते हैं और उसके 51% शेयर जो है उनके पास रहते हैं, तो वो प्राइवेट बैंक कहलाएगा। तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक का मतलब होता है 50% से ऊपर। 50% से ऊपर यानी 51% शेयर अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंडिविजुअल के पास हो तो फिर वो कहलाता है प्राइवेट बैंक। अब इस प्राइवेट बैंक में भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया कि इंडियन है और फॉरेनर है। तो पहले हम इंडियन की बात करते हैं, और इंडियन में भी ओल्ड है और न्यू है, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में हम बात करते हैं यहां पर। तो मैंने आपको बताया कि 1991 का ईयर जो था वो एक बड़ा शिफ्ट था भारत की इकोनॉमी में। तो यहीं से हम प्राइवेट बैंक को भी समझेंगे और प्राइवेट बैंक की चीजें भी समझेंगे। 1991 में क्या हुआ, क्योंकि यही वो साल है जब प्राइवेट बैंक को हमने 2 कैटेगरी में बांटा। 1991 से पहले के बैंक ओल्ड बैंक, और 1991 के बाद के बैंक न्यू बैंक, न्यू इंडियन प्राइवेट बैंक, न्यू इंडियन ओल्ड इंडियन प्राइवेट बैंक। तो ये न्यू और ओल्ड का कॉन्सेप्ट 1991 से ही चालू हुआ है। तो 1991 में ऐसा क्या हुआ था, तो थोड़ी सी कहानी हम बात करते हैं।
1991 में क्या हुआ था कि भारत का जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर था सोशलिज्म पे था। सोशलिज्म का जोर होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो संपत्ति है, जो हमारे देश की संपदा है, वो क्या रहे, वो रहे सरकार के हाथों में। स्कूल सरकार के हाथों में, फैक्ट्रियां सरकार के हाथों में, प्राइवेट व्यक्ति कोई बढ़ना चाहे तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। और ज़्यादा ज़्यादा हॉस्पिटल प्राइवेट, हॉस्पिटल भी सरकारी, ट्रेन भी सरकारी, डिफेंस भी सरकारी, यानी मैक्सिमम जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो रहे सरकारी हाथों में। लेकिन हम इन सरकारी के चक्कर में क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी बहुत गड़बड़ हो गई, क्योंकि जब आपने सरकारी स्कूल बनाए, सरकारी हॉस्पिटल्स बनाए, सरकारी आपने ट्रांसपोर्टेशन चलाया, तो सरकारी ट्रांसपोर्टेशन या सरकारी इनमें क्या प्रॉब्लम हुई कि व्यक्ति की सोच ऐसी हो गई कि एक बार मुझे जॉब मिल जाएगी तो फिर मुझे कुछ नहीं करना है, तो उसकी एफिशिएंसी से उसने काम नहीं किया। और जब एफिशिएंसी से काम नहीं किया तो उतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी ग्रोथ होनी चाहिए। आज भी देखिए, आप सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते हैं और आप प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहते। हो सकता है किसी व्यक्ति के पास टैलेंट हो और किसी अच्छे बैंक में वो जाए, तो हो सकता है कि वो उसका एमडी बन जाए प्राइवेट बैंक में। जैसे आपके जोधपुर से चंदा कोचर है जो आईसीआईसीआई में लगी थी और 20-25 सालों में वो एमडी बन गए। सुंदर पिचाई जी का नाम आपने सुना होगा, जो गूगल या अल्फाबेट में है, गूगल के सीईओ। उन्होंने अपनी जॉब को 25 या 30 साल हुए होंगे, वो एक ऐसी पोस्ट पर पहुंच गए जो सबसे सुप्रीम पोस्ट है। अगर वो किसी सरकारी एजेंसी में नौकरी कर रहे होते तो वो सरकारी एजेंसी में वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा 2 या 4 प्रमोशन ले पाते। लेकिन हम सरकारी नौकरी की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एक फिक्स जॉब है, हमें कभी जॉब से निकाला नहीं जाएगा, और यही टेंडेंसी हमें हमारा 100% मैक्सिमम देने से रोकती है। तो जब ये हुआ तो भारत में ऐसा हुआ कि भारत की इकोनॉमी पूरी गड़बड़ होने लग गई। सरकारी अच्छा काम नहीं कर रहे थे, एक सुई भी भारत में जो है मैन्युफैक्चर नहीं हो रही थी, और प्राइवेट को तो आपने पूरा रोक दिया था। प्राइवेट को तो आप लाइसेंस नहीं दे रहे थे, इंस्पेक्टर राज था। अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोशिश भी करता आगे बढ़ने की तो उस पर क्या है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे होते, उसको चप्पल घिस जाती थी उसको सारे अप्रूवल लेने में, सारे लाइसेंस लेने में। और अगर वो लेकर कोशिश भी करता कि मुझे चलाना है, तो फिर अधिकारी जो है रिश्वतखोरी के चक्कर में उसकी फैक्ट्री पे रोज आते, छापा मारते, उसको नियम बताते, कानून बताते, तरह तरह के नियमों से उसको परेशान किया जाता। इसी को हम बोलते हैं इंस्पेक्टर राज। और जब इंस्पेक्टर राज बढ़ा तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी जो है गिरने को आ गई। 1991 में ऐसा ईयर आया जब हमारे पास में फॉरेन रिजर्व नहीं थे। 10 से 15 दिन का फॉरेन रिजर्व था, और वो 10 से 15 दिन के फॉरेन रिजर्व को अगर हम खत्म कर देते तो भारत में पेट्रोल नहीं आ पाता, डीजल नहीं आ पाता। आप खरीदते किससे? जिस देश से आप खरीदते उसको विदेशी मुद्रा चाहिए, और आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं है, फॉरेन रिजर्व नहीं है, आपकी हालत खराब हो गई। जब आप गए लोन मांगने के लिए आईएमएफ के पास, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करिए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाइए, ताकि दूसरे देशों के लोग भी आपके वहां पर आ पाए। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और भारत के वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, और भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे बहुत ही रिनॉन्ड जो इकोनॉमिस्ट आप बोलते हैं, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जो हमारे 10 साल तक बाद में प्रधानमंत्री भी रहे, मनमोहन सिंह उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की जोड़ी ने ही क्या किया, भारत में सुधारों की शुरुआत की, और उन सुधारों को हम बोलते हैं एलपीजी। ये जो एलपीजी है, इसका मतलब आप गैस से मत ले लीजिएगा कि भारत में गैस जो है 1991 में आई है। इस एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हमारी इकोनॉमी को हमने क्या किया, लिबरलाइज्ड किया। इसका क्या मतलब है अभी देखते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 जो है हमने सुधार किए, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम निजीकरण। सॉरी, निजीकरण इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलेंगे निजीकरण, इसको बोलेंगे वैश्वीकरण। अब ये चीजें क्या है जो उन्होंने की इकोनॉमी में। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि हमने हमारी अर्थव्यवस्था को लिबरल कर दिया, उदार कर दिया। उदार करने का मतलब जितने भी सख्त नियम थे, जितनी भी चीजें हमने रोक रखी थी, उन सारी चीजों को हमने उदार कर दिया, यानी नियम कानून कम कर दिए, उदार कर दिए, इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया। तो इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन।
फिर बाद में प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब अभी आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंकों को सरकारी किया, नेशनलाइज किया। अब हम यहां से प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देना शुरू करेंगे, तो पूरा ही अपोजिट हम चले गए। पहले जो प्राइवेट थे उनको भी सरकारी कर रहे थे, अब हमने क्या किया, सरकारी बैंकों को बजाय प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देना शुरू किया कि आप प्राइवेट प्लेयर आइए। इसी दौरान जो है आपके HDFC, एक्सिस बैंक और ICICI जो आज बड़े बैंक है वो आते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इंडियन कंपनीज को बाहर भी जाने की अनुमति दी जाए, दूसरे देशों में काम कर सकती हैं। दूसरे देशों की कंपनी पहले भारत में नहीं आ सकती थी, क्योंकि हमने FDI से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। हमने क्या किया, भारत की इकोनॉमी को खोलना शुरू किया, इस मार्केट को खोलना शुरू किया, तो दूसरी कंपनियां भारत के बड़े बाजार को देखकर भारत में आना शुरू हुई। तो जब हमारा कंपटीशन बढ़ा, जब नई नई टेक्नोलॉजी से हमारा सामना हुआ, दूसरे देशों ने यहाँ कर इन्वेस्ट किया, तो भारत में फ्लो भी बढ़ा और नई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आई, तो उससे भारत का विकास भी हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों चीजें भारत में जब हुई तो ये हुई 1991 में, और यही एक बड़ा शिफ्ट था इंडिया की इकोनॉमी में। और आने वाले 20 से 25 सालों में इंडिया जो है एक वर्ल्ड की 5th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला था, 3rd नंबर की, सॉरी, अगर PPP के बेसिस पर देखें तो हम 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया वर्ल्ड में। तो ये इसी कारण संभव हो पाया। अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी रहते तो हम अपने में ही रह जाते, हमें दूसरे लोगों की टेक्नोलॉजी, दूसरों से बिजनेस, दूसरों का इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता। भारत में अगर प्राइवेट सेक्टर को हमने बढ़ाया तो हर एक सेक्टर में आज देखिए, स्कूलों में आप चाहेंगे कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाए, क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस तरीके की सर्विसेज देते हैं, उसी तरीके की चीजें करते हैं। हालांकि बैंकिंग में अभी भी सरकारी बैंकों का क्रेज बना हुआ है क्योंकि ट्रस्ट है, लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा प्राइवेट बैंकों की सर्विसेज जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर हैं। आपके घर से पैसा लेके डिपॉजिट करने लेके चले जाते हैं वो, जबकि सरकारी बैंकों में आप जाते हैं तो इस काउंटर से उस काउंटर आपको घुमाया जाता है। तो ये जो सर्विस है, प्रॉम्प्ट इम्प्लीमेंटेशन काम का है, वो आपके प्राइवेट सेक्टर में मिलता है। तो 1991 में ये मेजर चेंज हुआ, और 1991 में जो मेजर चेंज हुआ ना, इसी के कारण 1991 के जो पहले के बैंक हैं उनको हम बोलते हैं, इससे पहले के बैंक को हम बोलते हैं ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। और ये जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में हम बात करते हैं। और फिर 1991 के बाद के जो बैंक है, इसके बाद के जो बैंक हैं उनको हम बोलते हैं न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। और इस न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी कई सारे फेजेस हैं। एक बार 1993 में बने, फिर 2004-5 भी लाइसेंस दिए, फिर 2015 में हमने लाइसेंस दिए। तो अलग अलग जो है 2015 में लाइसेंस दिए, और 2015-16 में ही हमने क्या किया, हमारे निशे बैंकिंग की शुरुआत की, यानी हमने स्पेशलाइज्ड बैंक बनाए, पेमेंट बैंक बनाए, हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए। तो ये सारे ईयर जो है मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको समझ में आया इस चार्ट से कि हम कहां पर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं केवल अभी यहां पर। हमने देखा कमर्शियल बैंक कौन होते हैं, प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं, थोड़ा हिस्ट्री मैंने बताई। प्राइवेट बैंक में हम इंडियन बैंक बढ़ रहे हैं, और इंडियन में 1991 से पहले के ओल्ड, 1991 के बाद में न्यू में भी 3-4 फेजेस मैंने आपको बताया, इनको पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम फॉरेन बैंक को पढ़ेंगे, इसके बाद में हम पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि SBI के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में और जान लेंगे। नेशनलाइज बैंक के बारे में हमने नेशनलाइजेशन पढ़ लिया है, अभी इनका मर्जर हुआ है वो जान लेंगे। अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में पहले 2 बैंक थे, उनके बारे में हम जानेंगे, अब एक ही बैंक रह गया है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है ये मैंने लिख दिया है, आपको नोट्स के लिए भी काम आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगी। तो ये इंडियन प्राइवेट ओल्ड बैंक है, और ये कितने बैंक थे? ये थे 12, और ये 12 बैंक जो है धीरे धीरे खत्म भी हो गए हैं, सारे जो है रहे नहीं है अभी। तो ये जो बैंक हैं, यानी इससे ज्यादा थे, अब 12 ही रह गए हैं। तो ये कौन कौन से बैंक है? मैंने तो कुछ के नाम लिखे हैं, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, J&K बैंक, करूर वैश्य बैंक। इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया है, तो आप देखिए सबका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पहले का है, लेकिन ये बहुत पुराने बैंक है। इसके बाद जो है बैंक बने ही नहीं है, और बने तो उनका नेशनलाइजेशन हो गया, और बाकी जो थे वो फेल हो गए। तो ये 12 अभी भी एग्जिस्टिंग है, मैंने आपके 5 के नाम लिखे हैं। 12 बैंक अभी भी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो 1991 से पहले के हैं। और न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो ये मैंने आपको बता दिया कि LPG आया था इंडिया में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और फर्स्ट फेज के बैंक की मैं बात कर रहा हूं, 1993 से 1994 के बीच में इनको लाइसेंस मिला और इन्होंने वर्किंग शुरू किया। तो कौन कौन से बैंक है? ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, DCB इसको बोलते हैं, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। तो ये बैंक आपके बने, और HDFC, एक्सिस और ICICI बैंक, तीनों बैंक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, बहुत बड़े बैंक है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। ये 3 बैंकों में से ये 2 बैंक जो है ये अभी भारत के बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, क्योंकि इनको डी सिब का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया? डी सिब। इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट बैंक, यानी डोमेस्टिक बैंक ऐसे हैं जो सिस्टमेटिक बैंक है, इनका गिरना या इनका फेल होना बहुत मुश्किल है, और स्पेसिफिक बैंक है जो एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट फेज है आपका। सेकंड फेज में क्या हुआ? सेकंड फेज में देखिए, सेकंड फेज में आपका यस बैंक बना और कोटक महिंद्रा बैंक बना। यस बैंक का तो भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक जो है अभी काफी अच्छा वर्क भी कर रहा है। और कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में अभी क्या किया था, वीडियो केवाईसी की शुरुआत की थी। वीडियो केवाईसी का मतलब ये है कि आप अपना जो आईडी और एड्रेस प्रूफ जो है वेरीफाई कराते हैं वो वीडियो के माध्यम से भी करा सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक, यस बैंक। और थर्ड फेज 2015 में, थर्ड फेज 2015 में 2 बैंक आए, बंधन बैंक आया और आईडीएफसी आया। बंधन बैंक जो आया वो कोलकाता में हेडक्वार्टर था, आईडीएफसी जो था वो मुंबई में हेडक्वार्टर था। आईडीएफसी का पूरा नाम भी मैं आपको बता देता हूं। आईडीएफसी का पूरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इनका हेडक्वार्टर इसलिए लिखा है कि ये थोड़े नए बैंक है, बाकी तो मैं आपको सारे बैंकों के हेडक्वार्टर जो है लिख के दे दूंगा, इवन उसकी टैगलाइन, उसके कौन एमडी सीएमडी प्रेजेंट में है, ये सारे बैंकिंग के बीच में आपको जो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे उस प्रिंटेड नोट्स में सारा मिल जाएगा। किस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किस बैंक की टैगलाइन कौन सी है, किस बैंक के एमडी सीएमडी कौन है, वो सारी चीजें आपको प्रिंटेड नोट्स में मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। तो इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये इस आईडीएफसी को भी अब आईडीएफसी फर्स्ट बोलते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बैंक का मर्जर जब इसके साथ में हुआ था इसका नाम बदल गया था आईडीएफसी फर्स्ट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो ये थर्ड फेज के बैंक है। फिर फोर्थ फेज की हम बात करते हैं। तो फोर्थ फेज में क्या हुआ? देखिए, फोर्थ फेज में निशे बैंकिंग की शुरुआत हुई। एक कमेटी बनाई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उस कमेटी का नाम था नचिकेत मोर कमेटी। और ये जो नचिकेत मोर कमेटी बनाई, इसने सुझाव दिया कि भारत में स्पेशलाइज्ड बैंकिंग की शुरुआत की जाए, यानी ऐसे बैंक बनाए जाए जो एक सेक्टर विशेष के लिए काम करें, उन सेक्टर में ही डेवलपमेंट करें। तो उसमें जो पहला निशे बैंक था वो था पेमेंट बैंक। हालांकि स्मॉल फाइनेंस बैंक भी उस समय बनाए गए, तो 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए गए और 11 पेमेंट बैंक्स बनाए गए। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक क्या है इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में, लेकिन ये थोड़ा कहानी पूरी कर लेते हैं, इसके बाद में हम स्मॉल फाइनेंस बैंक और डिटेल इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये फोर्थ फेज में मैंने आपको बताया कि ये बैंक बनाए गए। थोड़ा हम आगे और देख लेते हैं इसके बाद में क्या हुआ, तो वो हिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और चीजें भी आपकी ईजी हो जाएगी। तो देखिए, अभी मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन मैं थोड़ा आपको 2017 का और ये इतिहास बता देता हूं तो ईजी आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने बताया कि 2017 में क्या हुआ। 2017 में स्टेट बैंक के साथ में 5 एसोसिएट बैंक और महिला बैंकों यानी 6 बैंकों को मर्ज कर दिया गया था। तो 2017 का ये लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई पूरा जो था वो एक ही हो गया, इवन महिला बैंक भी मर्ज कर दिया। ये महिला बैंक भारत सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 2013 में, और इस महिला बैंक को अदर पब्लिक सेक्टर बैंक हम बोलते थे, लेकिन इतना अच्छे से वर्किंग कर नहीं पाया तो एसबीआई में मर्ज कर दिया इसको। फिर देखिए 1 जनवरी 2019 से क्या हुआ, आईडीबीआई जो है भारत का प्राइवेट बैंक बन गया, क्योंकि आईडीबीआई का 51% शेयर जो है किसने खरीद लिया था, एलआईसी ने खरीद लिया। तो एलआईसी ने खरीद लिया तो फिर इसको प्राइवेट बैंक का दर्जा दे दिया गया। हालांकि आप ये सोचेंगे कि एलआईसी तो सरकारी है और सरकारी नहीं खरीदा तो सरकारी होना चाहिए, डेफिनेटली आप एकदम सही कह रहे हैं, आपकी सोच एकदम सही है। लेकिन एलआईसी ने जब इसको खरीदा तो इस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे और सरकारी बैंकों पे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होते हैं बजाय प्राइवेट बैंकों के। तो आरबीआई ने इसको स्टेटस प्राइवेट का इसलिए दिया क्योंकि इस पे उतने रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे तो फ्री हैंड काम कर पाएगा, और उसका नतीजा भी निकला कि आईडीबीआई बैंक बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हालांकि एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि एलआईसी का भी आईपीओ आने वाला है और भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, एलआईसी खुद भी प्राइवेट होने वाली है। फिर 2019 में क्या किया, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक, यहां देना नहीं लिखा है आप लिख लीजिएगा, देना बैंक को मर्ज कर दिया गया 2019 में। तो ये 2 बैंक मर्ज कर दिए गए। तो अभी आपके जो 19 नेशनलाइज्ड बैंक थे, 19 नेशनलाइज्ड बैंक थे, वो कितने रह गए, 17 रह गए, क्योंकि 2 बैंकों को आपने मर्ज कर दिया। और 2020 में क्या किया, 2020 में अब 12 बैंक ही रह गए और एसबीआई रह गया बस। ये 12 बैंक क्यों हो गए, पहले 20 थे, मैंने बताया पहले 20 थे। 1993 में क्या किया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किसके साथ कर दिया,
न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर कर दिया, किसके साथ कर दिया, पीएनबी के साथ में, 19 रह गए। और 19 में भी फिर इन दोनों का मर्जर कर दिया बीओबी के साथ, तो 17 रह गए। और 17 में भी अभी मर्जर कर दिया और तो 15 ही रह गए, 12 ही रह गए। कौन कौन से का मर्जर किया देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में ओबीसी और यूनाइटेड बैंक मिला दिया, यूनियन में कॉर्पोरेशन और आंध्रा मिला दिया, सिंडिकेट में केंद्रा मिला दिया और इंडियन में इलाहाबाद मिला दिया। तो ये सारे बैंक जो है 1 2 3 4 5 6 बैंक कम हो गए आपके। तो ये सारे मिलाकर जो है अभी 12 ही रह गए टोटल, और वो सारे बैंक हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा हिस्ट्री। और हम प्राइवेट बैंकों का तो बात कर ही चुके हैं कि प्राइवेट बैंकों को हमने कितने फेज में किया है, 4 फेज में हमने इनको किया है। तो ये प्राइवेट बैंकों का मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बारे में मुझे थोड़ा डिटेल बताना है, तो मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको बोलते हैं और पेमेंट बैंक किसको बोलते हैं। अभी हमने 2020 तक का सारा इतिहास भी देख लिया है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के लिए क्या चीजें हैं देखिए, ये है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, सबसे पहले तो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, कभी जीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट बैंक जो है वो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका नाम ही यही है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इसका नाम है। अप्रैल 2016 में ये खुला था, लाइसेंस 15 में दिए गए थे। और ये दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू, फिनकेयर, उज्जीवन, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड क्या चीजें हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है दूसरे बैंकों की तरह ही है। जैसे आपके दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वैसे ही स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या दूसरे प्राइवेट बैंक होते हैं वैसे ही स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसमें क्या होगा कि ये जो है रूरल एरिया में ज्यादा काम करेंगे। इनमें बोला गया है कि 75% ब्रांचेस जो है आपकी कहां पर खोलना है, अनबैंक्ड एरिया में खोलना है। और आपको क्या करना है, जो एडवांसेस आप देंगे, जो लोन आप देंगे, उसका भी 75% भाग आपको कहां करना है, 75% भाग जो है आपको वहां पर देना है जहां पर दूसरे बैंक जनरली नहीं देते हैं। पब्लिक सेक्टर लेंडिंग में देना है, पीएसएल उसको बोलते हैं, यानी ऐसे सेक्टर में देना है जहां पर ज्यादा जरूरत होती है लोगों को। तो इनमें बोला है कि 200 करोड़ की कैपिटल आपको होनी चाहिए, 75% पीएसएल में होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता प्राप्त क्षेत्र। तो प्रायिकता, प्राथमिकता, प्रायोरिटी सेक्टर, इसको हम बोलते हैं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र। ये जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं ये बहुत सारे हैं, आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन इनमें इनको 75% देना है, 100 रुपए में से 75 रुपए तो इनको ही देना है। 200 की कैपिटल होनी चाहिए और बड़े लोन ये नहीं दे सकते, बड़े लोन नहीं दे सकते। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये बैंक क्या करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट पर कैसे काम करते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करेंगे, और अगर टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करेंगे तो इनकी लो कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में मैन पावर नहीं लगाना होता है। और रूरल एरिया में कैसे काम कर पाएंगे, सोचिए, इसी बेस पर काम कर पाएंगे, क्योंकि रूरल एरिया में इनको इतना डिपॉजिट नहीं मिलता, इतना बिजनेस नहीं मिलता, लेकिन स्टाफ और ब्रांचेस तो किराया वगैरह सारा उतना देना होता है इनको। तो अगर ये रूरल एरिया में जहां इनकी इनकम कम है, अगर लो कॉस्ट पे काम करेंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे। तो आप ये समझिए कि बड़े बैंक जो है उसका छोटा रूप है, कम लागत पर काम कर पाएंगे, तो इनको बोलते हैं हम स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक चीज और देखिएगा, इनको अपनी 25% ब्रांचेस जो है, 1/4 ब्रांचेस जो है अनबैंक्ड एरिया में खोलना पड़ती है। अनबैंक्ड एरिया का मतलब है कि ऐसे एरिया जहां पर ऑलरेडी बैंक नहीं है, तो वहां पर इनकी 25% ब्रांचेस खोलना पड़ती है। तो कई सारे रेस्ट्रिक्शन भी है। देखिए, ये रेस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि इनको इसीलिए लाया गया है कि ये अच्छे से काम कर पाए और उन एरिया में भी जा पाए जहां पर दूसरे बैंक नहीं है। तो 75% भाग इनको पीएसएल में देना पड़ता है, 200 करोड़ की इनकी कैपिटल होती है, बड़े लोन नहीं दे सकते, हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट पर काम करते हैं, और 25% ब्रांचेस जो अनबैंक्ड एरिया में खोलते हैं। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगर हम बात करें पेमेंट बैंक्स की, तो पेमेंट बैंक क्या करते हैं, पेमेंट्स रेमिटेंस सर्विसेज टू माइग्रेंट लेबरर्स, वर्कफोर्स, लो इनकम हाउसहोल्ड, स्मॉल बिजनेस, अदर ऑर्गेनाइज सेक्टर, इन सबको ये क्या करते हैं, पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज देते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई मजदूर है जो कहीं पर काम करता है और उसका खाता उसने पेमेंट बैंक में खुलाया, तो हर महीने उसकी सैलरी होती है, अपने गांव भेजना चाहेगा, कहीं पर भी करना चाहेगा तो ये इजीली कर पाएगा। या आप देखिए यहाँ पर क्या है, लेबरर है, माइग्रेंट है, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं,
कोई दूसरे वर्क करने वाले हैं, लो इनकम हाउस होल्ड है, जो कम इनकम होती है उनका खाता है, स्मॉल बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेस है जो ऑनलाइन सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो सिर्फ पेमेंट रेमिटेंस के लिए काम करते हैं। ये पेमेंट बैंक जो है डिपॉजिट के लिए नहीं, डिपॉजिट लेते हैं लेकिन स्पेसिफिकली डिपॉजिट का पर्पस नहीं, ये सिर्फ यही काम करते हैं कि पेमेंट और रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह अमाउंट भेजना, प्रेषण बोलते हैं उसको, संप्रेषण या प्रेषण बोलते हैं उसको, तो प्रेषण का काम ये करते हैं, तो इनके लिए ये काम करते हैं। अब क्या नहीं करते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं और दूसरी चीजें भी इसके बारे में बताता हूं। पहले तो ये कि फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा था, तो फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल था, जो जयपुर में खुला था 2017 में। इसमें और भी प्लेयर है, फिनो है, पेटीएम है, आदित्य बिरला है का आइडिया है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर क्या है, मैक्सिमम बैलेंस जो है 1 लाख रुपए पर इंडिविजुअल पर बोरोवर हो सकता है, पर इंडिविजुअल डिपोजिटर हो सकता है, पर इंडिविजुअल डिपोजिटर हो सकता है। यानी मैक्सिमम बैलेंस जो है इनका कितना, 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए तक आप जमा करा सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा नहीं जमा करा सकते आप डिपॉजिट अकाउंट में, 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं रह सकता है। दूसरा, ये क्या नहीं कर सकते, तो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, क्योंकि लोन नहीं दे सकते तो क्रेडिट कार्ड कैसे देंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का मतलब लोन ही तो है। क्रेडिट कार्ड का क्या मीनिंग है, आपके पास जो नहीं है पैसा आप वो खर्च कर सकते हैं, बाद में चुकाना होता है, तो वही आपका लोन है, तो क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं। लेंडिंग एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस नहीं कर सकते, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेशन का मतलब यहां से नेपाल भेजना, यहां से श्रीलंका भेजना, जो दूसरे बैंक कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं। एनआरआई डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इनको 75% डिपॉजिट जो है गवर्नमेंट बॉन्ड में रखना होता है, और 25% डिपॉजिट जो है अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास रखना होता है। यानी इनका जितना भी डिपॉजिट बचता है इनके पास में, वो इनको कहीं ना कहीं फिक्स्ड में रखना होता है, ताकि ये बैंक डूबे ना। गवर्नमेंट बॉन्ड में रखेंगे और 25% कहां पर रखेंगे, कमर्शियल बैंक के साथ में रखेंगे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ में रखेंगे, तो ये डिपॉजिट इनको वहां पर रखना होता है। तो ये प्राइवेट बैंक से सारे ही, ये भी प्राइवेट बैंक है। इसमें जो एक पेमेंट बैंक है आईपीपीबी, जो आपका है जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, वो जरूर एक सरकारी बैंक है, बाकी सारे ही जो है ये प्राइवेट बैंक है। केवल आईपीपीबी जो है वो एक पेमेंट बैंक सरकारी है, बस बाकी सारे ही प्राइवेट बैंक हैं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी सारे ही स्मॉल फाइनेंस बैंक प्राइवेट है। तो हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, सोचिए कितने बैंक हमने खोले हैं प्राइवेट सेक्टर में। ये नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर किया गया, इसी को हम निशे बैंकिंग बोलते हैं। मैंने पहले बताया भी था, निशे बैंकिंग का मतलब है कि एक स्मॉल, एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काम करना, तो ये पेमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इनको पेमेंट बैंक बोलते हैं। तो ये सारी चीजें इनसे रिलेटेड है। और क्या चीजें हैं देखिए, ये मैंने एक स्लाइड दी है, अगर आपको और भी नहीं समझ में आए तो इसका जो है अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये सही से दिख जाएगा इंटेंसिटी लेंगे तो। इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें दे रखी है, हु कैन प्रमोट, कौन इनको प्रमोट कर सकता है, इनको क्या जो है करना चाहिए, वो क्या करना ही होगा, क्या ये कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने दी है स्लाइड में। जैसे देखिए, ये क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, ये एक्सटेंड लोन नहीं कर सकते, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस नहीं कर सकते, ये यहाँ पर भी लिखा है ये कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या ये जो है कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड दे सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं इस पर लिख नहीं रहा हूँ, आप आराम से देख लीजिएगा कि ये क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है हैव 25 ब्रांचेस, 25% ब्रांचेस अनबैंक्ड एरियाज, तो ये सारी चीजें जो है ये कर सकते हैं। तो ये शीट जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगले की बात करें, अच्छा ये स्लाइड आपकी डबल आ गई है ना, ये स्लाइड आपकी डबल आ गई है। अब हम बात कर रहे हैं फॉरेन बैंक्स की। तो अब आप देखिए, मैं वापस से आपको वही चार्ट दिखा देता हूं जहां पर मैंने शुरुआत की थी, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर के बारे में बता रहा था, इंडियन के बारे में बताया, ओल्ड के बारे में बताया, न्यू के बारे में बताया, सारे फेजेस बता दिए इसके। इसमें 4th फेजेस में स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के बारे में भी बता दिया। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। फिर हम बात कर रहे हैं फॉरेन बैंक्स की, तो ये फॉरेन बैंक्स की बात करेंगे। फिर हम बाद में एसबीआई और इनकी बात करेंगे। हालांकि इनसे रिलेटेड भी मैंने थोड़ी हिस्ट्री आपको बता दी है, क्योंकि वो चल रही थी 2017 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, कौन कौन से मर्ज हुए, वो वापस से मैं एक बार और बता दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको फॉरेन बैंक के बारे में बता रहा हूँ। ये बताने से आपका ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फॉरेन बैंक के बारे में बात करते हैं। तो फॉरेन बैंक क्या है, फॉरेन बैंक तो बहुत आसान है, सिर्फ नाम मैंने लिखे हैं। फॉरेन बैंक का मतलब है कि ऐसे बैंक जो विदेश में उनका हेडक्वार्टर है, विदेश में है, लेकिन यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रांचेज हैं। ये भी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं और आरबीआई की अनुमति से ही इनकी ब्रांचेस खुल सकती हैं। तो कई सारे बैंक मैंने लिखे हैं, हो सकता है इंटरव्यू में आपको यही पूछ ले कि 5 फॉरेन बैंक के नाम बताइए, मैंने 10-12 लिख दिए हैं। अभी भारत में प्रेजेंट कंडीशन में भारत में 43 फॉरेन बैंक हैं, इसमें से कुछ मैंने लिखे हैं, जैसे ये 44 है, सॉरी यहाँ पर 43 नहीं 44 ये लिखा हुआ भी है मैंने। ANZ बैंक,
ड्यूश बैंक, वूरी बैंक, बैंक ऑफ सिलोन, BNP पारिबास, स्टैंडर्ड चार्टर, HSBC, ये सारे मैंने लिखे हैं, आगे कंट्री भी लिखी है। तो ये सारे फॉरेन बैंक जो है आपके भारत में अभी वर्किंग में है। तो क्लियर हुआ आपको, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बात की और इतिहास से रिलेटेड बात की। तो एक एक घंटे की हम क्लास करेंगे, ट्राई करेंगे, घंटे से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास है, आप बोर भी हो सकते हैं। तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बीच में। आगे हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक की, फिर उसके बाद में RRBs की बात करेंगे, फिर डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, देन कोऑपरेटिव बैंक की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो आने वाली 3-4 क्लासेस जो है हमारा यही कॉन्सेप्ट समझने में लगेगी। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।